हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट वीडियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप इसे कहते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जैसे आयनिक बॉन्ड में तो आपको पता है कि एक कटायन एक एनायन है, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन दो न्यूट्रल एटम आपस में बॉन्ड कैसे बनाता है, नहीं तो इसको इंट्रोड्यूस किया दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हेटलर एंड दूसरा लॉन्डन, जिसको बाद में मॉडिफाई किया किसने, पॉलिंग एंड स्लेटर ने। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स आपको देखने होंगे, कुछ पॉइंट जो बताए गए कि कैसे दो न्यूट्रल एटम आपस में बॉन्ड बनाता है, जिसको आप कोवलेंट बॉन्ड कहते हो। देखिए, इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, समझ रहे हैं। और जो ओवरलैपिंग करेगा उसमें ऑब्वियस सी बात है कि दोनों हाफ फिल्ड होना चाहिए। इसके पास हाफ फिल्ड, इसके पास भी हाफ फिल्ड, इसके पास एक अनपेयर्ड, इसके पास एक अनपेयर्ड, और वो ऑर्बिटल आकर ओवरलैप कर जाएंगे, एज ए रिजल्ट बॉन्ड बनेगा। तो ये पहला पॉइंट आपने देखा, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है सेकेंड कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कॉजेज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन टर्न लोअर द एनर्जी एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप कर जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से क्या होगा, एनर्जी लेवल घटेंगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कॉजेज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन टर्न लोअर द एनर्जी एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो ओवरऑल ये कि ये बॉन्ड बनता क्यों है, तो बॉन्ड बनने के पीछे रीजन क्या है, पर्पस क्या है, वो ये है बच्चों कि एनर्जी को ये मिनिमाइज करके अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, तो दो एटम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करके स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ओवरलैपिंग करता है। अब आइए, कहा गया कि जब ओवरलैपिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक इसने दिया, दो इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। मतलब जब ओवरलैपिंग हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक इसने दिया, दोनों ने दिया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में लाई करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए। तो रिजल्टिंग बॉन्ड मतलब अगर एक बॉन्ड आपके पास है तो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस एटम का एक इस एटम का, और दोनों एंटी पैरेलल होंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऐसा करने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन टू गेट व्हाट, स्टेबिलिटी। तो आई होप ये पॉइंट भी वीबीटी का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा बच्चों, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप कह सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, कम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हुआ तो कम बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब आइए, जैसे ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग देखते हो, एस ओवरलैप मैक्सिमम माना जाता है, फिर एस पी देन पी पी, तीन तरह के ओवरलैपिंग हो सकते हैं। एस एस जो कॉमन है, एस एस पी एस पी एंड पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखो कहा गया कि जो ऑर्बिटल है इनकी ओवरलैपिंग दो तरीके से पॉसिबल है, टू वेज में पॉसिबल है। जो पहला है दैट इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। पहला क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग। अब एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या क्या होने वाला है जरा देखिए। सबसे पहला कि रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड बनेगा। जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को पर्टिकुलर नाम दोगे आप, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। जैसे इंटरन्यूक्लियस एक्सिस है तो ऑर्बिटल उसी के अलोंग ओवरलैप करेगा, यानी इसको आप हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, या आप एक्सियल ओवरलैपिंग तो कह ही रहे हो।
तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेगा। तो आप देखिए, इन्वॉल्व इन टू एंड और हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बच्चों वो एंड टू एंड या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। और इससे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल हो जाएगा, कौन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब आप देखिए, जैसे एस ओवरलैपिंग, आप जानते हो इसका शेप कैसा होता है बच्चे, स्फेरिकल, ये इससे ओवरलैप करेगा। ये जो देखिए ये ओवरलैपिंग हुई यहां से यहां तक, इससे क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। नहीं, इसी को आप कौन सा बॉन्ड कहते हो, सिग्मा बॉन्ड, और ये अलोंग द एक्सिस बना है। तो यहाँ पे एस ओवरलैपिंग हुआ। फॉर यू का इन्फॉर्मेशन, एस ओवरलैपिंग, चूंकि ये आप देख रहे हैं ये एक सिमेट्रिकल है, नहीं इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है, तो ये जब भी ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो एस ओवरलैपिंग से आपको पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब भी ओवरलैप करेगा अलोंग द एक्सिस ओवरलैप करेगा, और ये तो ओरिएंटेशन लेस है। बात करते हैं दूसरा है, दैट इज कॉल्ड एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग, तो एस का शेप कैसा होता है बच्चे, स्फेरिकल, पी का शेप होता है डम्बल शेप। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, डम्बल शेप। अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कराओगे तो ये ओवरलैपिंग होगी, और इससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और इस ओवरलैपिंग को आप क्या कहोगे बच्चों, एसपी ओवरलैपिंग। एक और पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड पीपी ओवरलैपिंग। तो देखिए यहाँ पे हमने पीपी ओवरलैपिंग कराया अलोंग द एक्सिस, तो यहां से भी आपको क्या मिला, सिग्मा बॉन्ड, जिसे आप पीपी ओवरलैपिंग कह सकते हो। तो देखो बच्चों, वीबीटी आपको क्या बता रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बता रहा है कि दो न्यूट्रल एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं है वो आपस में बॉन्ड कैसे बनाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने से बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है, उसकी वजह से एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग के दो तरीके हो सकते हैं। एक को इन्होंने कहा कि एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग, और इसमें तीन केसेस आप देख सकते हो, एक एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। इन ऑल थ्री केसेस आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। उन्हें आप क्या कहेंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए साइडवेज ओवरलैपिंग, इसको आप लेटरल ओवरलैपिंग भी कह सकते हो। साइडवेज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसका ये हुआ कि अगर आपने साइडवेज ओवरलैपिंग करा दिया तो इनसे जो रिजल्ट मिलेगा, बॉन्ड बनेगा, वो आपका पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर ओरिएंटेड, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर ओरिएंटेड above and below the internucleus axis। मान लो ये इंटरन्यूक्लियस एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर होगा और इसके नीचे होगा, गेटिंग और नॉट। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर ओरिएंटेड above and below the internuclear axis। लेट्स सी, ये आपके पास इंटरन्यूक्लियस एक्सिस है बच्चों, ओवरलैपिंग कराया आपने, इसको क्या बोलते हो, लेटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। इनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ही कम होगा बच्चों, नहीं। और ये आपका एक्सिस है, तो पाई क्लाउड इसके ऊपर है, पाई क्लाउड इसके ऊपर है, तो इसलिए आपने ये पॉइंट बोला कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर ओरिएंटेड अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और रिजल्ट मिलेगा आपको पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है बच्चों एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है। तो जब आप साइडवेज ओवरलैपिंग कराओगे तो वो बहुत मामूली ओवरलैपिंग होगा, और एज ए रिजल्ट इस बॉन्ड को आप वीक बॉन्ड कहोगे। तो देख लेते हैं, जनरली इस पे क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। नहीं, एक एक पॉइंट करके देखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या रीज़न, क्यों, तो आप कहेंगे कि इनका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, जबकि पाई बॉन्ड को आप वीक बॉन्ड कहोगे। तो आई होप ये पहला पॉइंट तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा, दैट्स इट। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सिग्मा बॉन्ड को अकेला सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो, जैसे आपके पास इथेन है, तो इथेन में जितने बॉन्ड है सारे सिग्मा बॉन्ड,
तो इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मीन्स अकेला बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड के लिए परेशानी है. इट कैन एग्जिस्ट ओनली विथ व्हाट? सिग्मा बॉन्ड. ओनली विथ सिग्मा बॉन्ड. ये अकेला नहीं बन सकता, ये सिग्मा बॉन्ड के साथ बनता है. कौन बच्चों? पाई बॉन्ड. लेकिन सिग्मा बॉन्ड अकेला भी बन सकता है ना. तो इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट एग्जिस्ट along with सिग्मा बॉन्ड. ये दूसरा पॉइंट हुआ, स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछेगा कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. तो आपको एक एक पॉइंट ऐसे समझ समझ के लिखना है. ये एक अच्छी बात यह है थर्ड पॉइंट के इट अलाउ द फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड. मान लिया दो एटम के बीच आपने सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक को आप रोक लो तो दूसरे को घुमा सकते हो, है ना, या एक इसको रोक लो तो ये घूम सकता है. मतलब एटम, एक एटम दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है अगर बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड हुआ तो बच्चों, है ना. तो इट अलाउ द फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड. नहीं, लेकिन अगर आपने पाई बॉन्ड बना लिया तो पाई बॉन्ड तो ऊपर बनाओगे और नीचे तो फिर इसको आप नहीं रोटेट कर सकते, रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा. तो इट रिस्ट्रिक्ट द फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्डेड एटम्स. तो अगर आपने दो एटम के बीच पाई बॉन्ड बना दिया तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा एटम मूव रोटेट नहीं करेगा. तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्डेड एटम. ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आपको बताया भी था हमने. द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. जैसे इस न्यूक्लियस एक्सिस में आप बॉन्ड बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी में रहेगा. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बॉन्ड लाइज बिलो एंड above, लाइज above एंड बिलो ऑफ द एक्सिस. तो क्या ये ऑल 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? तो बताइए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है या वीक? आप कहोगे स्ट्रांग होता है भाई. आप बताइए सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या अलोंग विथ एनी बॉन्ड? तो आप कहेंगे नहीं, इंडिपेंडेंटली. सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है या नहीं होता है? आप कहेंगे यस होता है. ठीक है. सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होगा? तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसी के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई करेगा. पाई बॉन्ड को क्या कहोगे, स्ट्रांग या वीक? तो कहोगे वीक. क्यों वीक? तो बिकॉज इट हैज़ जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इनका वो बहुत कम है. इट एग्जिस्ट अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट. इट रिस्ट्रिक्ट द फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्डेड एटम. बॉन्डेड एटम के फ्री रोटेशन को रोक देगा अगर आपने ऊपर नीचे पाई बॉन्ड बना दिया बच्चों. तो नहीं, क्योंकि आपने देखा था कि ऊपर और नीचे ऐसे जाएगा, तो फिर कैसे रोटेट करोगे आप? जब बॉन्ड बना दिया, मान लो गाड़ी की दो स्टीयरिंग है, उसको ऊपर से ऐसे वेल्डिंग कर दोगे तो एक को रिस्ट्रिक्ट में दूसरे को नहीं घुमा सकते ना. और द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बॉन्डेड लाई अबव एंड बिलो द एक्सिस. जिस एक्सिस के अलोंग आप बॉन्ड बनाते हो उसके ऊपर एंड नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्वाइव करेगा, एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड आप हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनाते हो, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता. एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दें तो जब भी पाई बॉन्ड बनाएंगे आप अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनाएंगे. इसका डिटेल स्टडी करोगे आप जब कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन सीखोगे बच्चों. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड. ठीक है. अब आइए देखिए लास्ट पॉइंट है इसका कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल. ये तो जानते ही हैं आप. ठीक है. और दिस इज फॉर्म बाय लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये था इससे पहले जो हमने देखा था मेन पॉइंट, वो क्या था आपका? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, जिसमें आपने ये देखा कि बॉन्ड कैसे बनता है. ठीक है बच्चों. तो आपने क्या देखा कि बॉन्ड कैसे बनता है, स्पेशली जब आपके पास दो न्यूट्रल एटम हुआ तो. नहीं, क्योंकि इसके पास कोई बॉन्ड, कोई चार्ज तो है नहीं. ये चार्ज नहीं है तो ये फिर बॉन्ड कैसे बनाता है? ठीक है. तो दिस इज फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? ऑर्बिटल. और इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा. अब आप बताइए
कि जैसे मान लीजिए आपने बनाया इथेन, देखो कहा गया कि ऑल सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। आपको सिंगल बॉन्ड जहां भी दिख जाए आप उसे सिग्मा बॉन्ड कहिए। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 7। ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, गेटिंग और नॉट। अब देखिए जैसे आपके पास है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इथीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। कहा गया कि इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा, दूसरा पाई कहलाएगा बच्चे। दैट मीन्स कि इन दो कार्बन के बीच एक बॉन्ड आपका सिग्मा है और दूसरा पाई है, बाकी ये सारे 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड ही हुआ ना। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, और पाई बॉन्ड कितना होगा, इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ पाई टू सिग्मा bonds in toluene. Very important. Find ratio of pi to sigma bonds in toluene. तो what do you mean by toluene? मिथाइल बेंजीन को आप टोलीन कहते हो। This is called toluene. तो आपको बताना होगा कि पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड का रेशियो क्या आएगा इसमें। जल्दी से बताइए बच्चे सोचकर कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पाई टू सिग्मा बॉन्ड इन टोलीन, दैट इज मिथाइल बेंजीन। तो बताइए। तो आप जनरली आप बोलते हो 3/10, ये आपका गलत आंसर है। 3/10 क्यों गलत है? मोस्टली बच्चे का यही आंसर होता है भाई। आप देख लीजिए, आप क्या सोचेंगे कि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अच्छा इसके पास 3, सॉरी पाई बॉन्ड 3 हो गया, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 4 और 6 10। गलत क्यों? क्योंकि ऑल कार्बन हैविंग 1 CH बॉन्ड ऑल्सो, तो इसको भी 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे बच्चे। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 15 आएगा। तो ये आया आपका 1/5। तो रेशियो ऑफ पाई टू सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या आ गया, 1/5, दैट इज 1:5। समझ आया कि नहीं? तो चलिए ये था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपने देखा बच्चों उसके मेन पोस्टुलेट्स और कैसे ओवरलैपिंग करता है वो भी आपने देखा। अगर आप चाहो तो इसको हाइड्रोजन को लेकर एक एग्जांपल भी सेट कर सकते हो कि 2 हाइड्रोजन आटम कैसे ओवरलैप करता है। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक न्यूक्लियस होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर 2 हाइड्रोजन आटम लेते हैं आप, तो एक हाइड्रोजन आटम को अगर आप ध्यान से देखें तो उसके पास एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन है। जब इसको आप दूर रखेंगे तो इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे पास लाएंगे आप तो देखो कई तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन काम करेंगे। पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। अब पहले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, पहले का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को भी रिपेल करेगा।
लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल डोमिनेट ओवर, इनिशियली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर फोर्स ऑफ रिपल्शन। एज ए रिजल्ट दोनों एटम पास आएंगे। एट पर्टिकुलर स्टेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे, जिस डिस्टेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो जाएगा, वहीं पे दोनों एटम फिक्स हो जाएंगे। गेटिंग और नॉट? तो उस पॉइंट पे आके फिक्स हो गया। तो जितने दोनों न्यूक्लियस के बीच के जितने डिस्टेंस पे फिक्स होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ने उसको बाइंड कर दिया ना, और उस पॉइंट पे जाके क्या हुआ, बराबर हो गया। इस पेन को जितने ताकत से मैं खींच रहा हूं उतने ही से आप खींचोगे तो ये बीच में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ना ये। तो उसी को आप कहते हो कोवलेंट बॉन्ड। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप एनर्जी ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे वो मिनिमम एनर्जी पे है। और कोई भी सिस्टम अगर मिनिमम एनर्जी पे होता है बच्चों, तभी तो आप कहते हो कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि जिस पॉइंट पे दो न्यूक्लियस के बीच जितने डिस्टेंस पे वो फिक्स हो जाएगा दैट इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड लेंथ। और उनको फर्दर ब्रेक करके फिर से आप इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए जो एनर्जी दोगे उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हमें एक और थ्योरी स्टडी करना है बच्चों, दैट इज कॉल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को दो साइंटिस्ट थे, आप देखिए गिलेस्पी एंड निहोल्म, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इसका मेन पर्पस होता है शेप डिटरमिन करना, मॉलिक्यूल का शेप। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्डिंग कैसे हुआ ये आपने देख लिया नहीं, लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए आपको VSEPR थ्योरी यूज करना होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इन्होंने जो दो गिलेस्पी एंड निहोल्म ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए कुछ पोस्टुलेट्स है जो आपको याद रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, आइदर दैट इज बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इनके नंबर और इनके नेचर पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा। सबसे पहला पॉइंट बताया किसने, VSEPR थ्योरी में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कितना है और किस नेचर का है। भाई नेचर का मतलब यहां पे बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है नहीं, डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल पे। दूसरी बात क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल रिपेल वन अनदर। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब आप मान लो एक बॉल है और उसके सरफेस पे हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेस किया है, तो वो आपस में कुछ इस तरह से रिपेल करेंगे ना ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाए, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे तभी मिनिमम रिपल्सन होगा। नहीं तो देखिए सेकंड पॉइंट में जो कहा गया आपके VSEPR थ्योरी में, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल रिपेल वन अनदर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नहीं तो आप बॉन्ड पेयर बनाओ या रिपेल बॉन्ड पेयर बनाओ या फिर लोन पेयर बनाओ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और उसके रिपल्शन के पीछे रीजन ये है कि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं बच्चों। अब आइए नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा गया VSEPR थ्योरी में, कि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एंड स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज अवे फ्रॉम ईच अदर अराउंड द सेंट्रल एटम इन स्पेस। कहा गया कि रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, वो 3D में अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस करना चाहते हैं और प्लेस करते हैं। नहीं जैसे आपके पास दो बॉन्ड पेयर है ओनली, तो वो दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब आएंगे, जब 180 पे लाई करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि अगर किसी के पास सिर्फ दो बॉन्ड पेयर है तो उनके बीच 180 बॉन्ड एंगल आएगा, क्योंकि 180 मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। अगर तीन बॉन्ड पेयर है बच्चों तो ये 120 पे जाएगा, क्योंकि एक मान लो एक स्फीयर है, उसके अराउंड हमें तीन बॉन्ड बनाने हैं,
और मैक्सिमम डिस्टेंस पे बनाने हैं तो आप 120 पे ही बना सकते हो। गेटिंग और नॉट? In order to minimize repulsion, to maximize stability, valence electron pair, including both lone pair as well as bond pair, arrange away from each other around the central atom. ठीक है, next point क्या है कि central atom in molecule surrounded by two types of electron cloud, bonding और shared electron, जिसको bond pair कहते हो, non bonding और non bonding electron को क्या कहते हैं हम लोग? lone pair। ये लोन पेयर कहलाएगा एंड दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों CO2 में कितने बॉन्ड पेयर है, तो कहोगे 4, 4, लेकिन VSEPR थ्योरी कहता है ना 2 ही है, 1 और 1। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप उसको सिंगल सुपर पेयर के नाम से जानोगे, लेकिन काउंट आप 1 ही करोगे। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी CO2 हैज ओनली 2 सुपर पेयर, सिंगल सुपर पेयर। द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर्स। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, देखिए बच्चे 3 तरह के रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। पहला लोन पेयर रिपल्सिव फोर्सेस जो कि मैक्सिमम होगा। अब कहोगे अच्छा लोन पेयर मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि देखो यार, जो न्यूक्लियस से अटैच्ड होगा क्या लोन पेयर, तो एक न्यूक्लियस एक लोन पेयर को संभालेगा, लेकिन वही बॉन्ड पेयर जब बनाओगे तो 2 न्यूक्लियस मिलकर बॉन्ड पेयर को संभालेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड पेयर जो होगा वो कॉम्पैक्ट होगा और ये स्प्रेड होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप स्प्रेड करोगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा ही होगा। तो लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होगा बच्चों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन थोड़ा घटेगा और लीस्ट विल बी बॉन्ड पेयर, है ना। बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम, लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम, और इन बिटवीन होगा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, अब आइए शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ VSEPR थ्योरी है बच्चों, शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। आपको उन मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करना है जिनके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर नहीं होगा। तो उनका जो शेप आएगा वो सिमेट्रिकल शेप आएगा। देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 2 बॉन्ड पेयर है विदाउट लोन पेयर तो उसका शेप लीनियर आएगा। ठीक है, अगर 3 बॉन्ड पेयर है उसका शेप कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर जानते हो ना, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक प्लेन में होंगे, है ना। 1 2 3 एक प्लेन में। 4 होगा तो टेट्राहेड्रल, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 होगा तो आप एक ट्राइंगल बनाइए, एक ऊपर एक नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। और 6th वन है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में जानते हो सारे बॉन्ड 90 डिग्री पे लाई करेंगे, आप या तो स्क्वायर बना के एक ऊपर एक नीचे प्लेस कर दो, ऑक्टाहेड्रल होगा। फिर पेंटागन बना के एक ऊपर एक नीचे प्लेस कर दो तो वो पेंटागनल बाइपिरामिडल कहलाएगा। देखो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा कि अगर आपके पास ओनली 2 बॉन्ड पेयर है तो शेप विल बी लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर है तो शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, 4 बॉन्ड पेयर है तो शेप विल बी टेट्राहेड्रल, 5 बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 बॉन्ड पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल, और 7 बॉन्ड पेयर है तो पेंटागनल बाइपिरामिडल। ये शेप्स आएंगे बच्चों कब? जब सेंट्रल एटम के पास ओनली क्या होगा? बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर नहीं होगा, तब आपको इस तरह के शेप मिलेंगे। ठीक है, अब आइए कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स। तो इसमें कई सारे केसेस देखेंगे बच्चों कि अगर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हुआ तो शेप आएगा बेंट, है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर हुआ, इसका जो corresponding शेप आएगा that will be what? bent। and similarly अगर किसी के पास 3 बॉन्ड पेयर्स एंड एक लोन पेयर हुआ तो इसके शेप को आप बोलोगे पिरामिडल।
जैसे आप टेट्राहेड्रल बनाते हो ना, तो टेट्राहेड्रल में 1 2 3 बॉन्ड, एक ऊपर होता है, तो ऊपर के बॉन्ड को हटा के लोन पे प्लेस कर दो, जो शेप दिखेगा दैट इज कॉल्ड पिरामिडल। जैसे अमोनिया में आप देखते हो, कार्बन एनायन में आप देखते हो, ठीक है, वाटर में आप बेंड शेप में देखो SO2। एक और है कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हुआ और 2 लोन पेयर हुआ तो भी शेप क्या आएगा, बेंट, और इसका बेस्ट एग्जांपल है पानी, वाटर। तो अगर आप वाटर को ध्यान से देखें तो वाटर के पास 2 बॉन्ड पेयर है बच्चों एंड 2 लोन पेयर भी है, गेटिंग और नॉट। फिर आइए फोर्थ पे, अगर 4 बॉन्ड पेयर्स हो और 1 लोन पेयर हो, अगर 4 बॉन्ड पेयर्स हो और 1 लोन पेयर हो तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग शेप आएगा दैट इज कॉल्ड सी सॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, द कॉरस्पॉन्डिंग शेप विल बी सी सॉ। जैसे SF या आप XeO2F2 को देखो, इन दोनों का शेप कैसा आएगा, सी सॉ, सी सॉ, ठीक है। अब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हुआ तो शेप आएगा टी शेप, जैसे BRF3, द कॉरस्पॉन्डिंग शेप विल बी टी शेप। कब, जब 3 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स होगा तब। इसके लिए क्या था, पानी, बेस्ट एग्जांपल। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, गेटिंग और नॉट। फिर आइए, अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो जाए तो शेप आएगा लीनियर। ये बहुत आते रहते हैं कंप्यूटर एग्जाम में भाई, I3 माइनस, इसका एग्जाम्पल है 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग शेप विल बी व्हाट, लीनियर। 7th आपके पास है 5 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग शेप आएगा दैट इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल, है ना, स्क्वायर पिरामिडल। कब, जब 5 बॉन्ड पेयर्स हो और 1 लोन पेयर हो। नहीं आया, 5 bond pairs 1 lone pair, then the corresponding shape will be what, square pyramidal। जैसे XeOF4 देखते हैं तो ये हो गया आपका 8 और 4 10 12 बाई 2 6, 1 लोन पेयर, यस। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका XeOF4। अच्छा, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हुआ, स्क्वायर पिरामिड कहते हैं, जिनन टेट्राफ्लोराइड XeF4 देख लीजिए आप, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग शेप होगा दैट इज व्हाट, स्क्वायर प्लेनर, है ना। कब, जब 4 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स हुआ तो। एक और केस आप देख सकते हो 9th के, अगर आपके पास 6 बॉन्ड पेयर्स हो प्लस 1 लोन पेयर हो, 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, द कॉरस्पॉन्डिंग शेप विल बी इररेगुलर या डिस्टॉर्टेड octahedral। The corresponding shape will be distorted octahedral and the example अगर आप देखें तो ये आपके पास है XeF6, तो इसके एक कॉरस्पॉन्डिंग शेप को आप बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो देखो बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स, तो शेप आएगा बच्चों लीनियर, जैसे BeF2 है, नहीं या CO2 है, आप ले सकते हो एग्जाम्पल। और अगर 3 बॉन्ड पेयर आएगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, BF3, ठीक है, BCl3 या SO2 या कार्बोनेट ले सकते हो, CO3 माइनस। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर 4 बॉन्ड पेयर हुआ, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग शेप आएगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल, मीथेन इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपके पास 5 बॉन्ड पेयर्स हैं ओनली, तो शेप विल बी व्हाट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी बहुत इंपॉर्टेंट शेप है। इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, एक को एक्सियल कहते हो, दूसरे को इक्वेटोरियल कहते हो, है ना। तो जैसे आप 3 बॉन्ड बनाते हो तो जो ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ऊपर और नीचे, इसको आप एक्सियल कहते हैं, बाकी 3 को इक्वेटोरियल कहते हैं।
क्योंकि एक्सियल पोर्शन पे रिपल्सिव इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो एक्सियल पोजीशन पे प्लेस्ड एटम का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। रीजन इसके पीछे है ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन, ठीक है, ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन। और अगर आपके पास 6 बॉन्ड पेयर है तो कोरस्पॉन्डिंग शेप आएगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और 7 है तो पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है। फिर आया कि अच्छा अगर 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो शेप कैसा होगा, बेंट। आपको इमेजिन करना होगा नहीं कि अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और जैसे एक लोन पेयर प्लेस करेंगे तो शेप आप बेंट मिलेगा। फिर कि अच्छा ये बताइए अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हुआ तो शेप आएगा पिरामिडल, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हुआ तो शेप आएगा बेंट, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हुआ तो सीसॉ, और अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हुआ तो फिर कहेंगे आप टी शेप नहीं, और 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हुआ तो लीनियर, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आएगा तो स्क्वायर पिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स हुआ तो स्क्वायर प्लेनर, और 6 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर हुआ देन कॉरस्पॉन्डिंग शेप विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये था ऑल अबाउट वीबीटी एंड वीएससी पीआर थ्योरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसका और इस पर डिस्कशन करेंगे जब आप हाइब्रिडेशन पढ़ोगे तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग, या फिर जब आप डायपोल मोमेंट पढ़ोगे तो भी इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। चलिए अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करिए, ठीक है। पेरेंट्स का भी ध्यान रखना। बाय।